प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर कंपलसरी पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, इस पेपर में आज हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन वाले चैप्टर की। और ख्याति के मूल्यांकन के चैप्टर में हम बात करेंगे ख्याति के प्रकार। तो ख्याति के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ख्याति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है क्रय की गई ख्याति और दूसरी होती है आनुवांशिक या बिना क्रय की गई ख्याति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रय की गई ख्याति पर। ख्याति तब उत्पन्न होती है जब एक व्यवसाय को क्रय किया जाता है और क्रय प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त की गई शुद्ध मूर्त संपत्तियों से अधिक होती है। ये किसी नए व्यवसाय में क्रय के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से पैदा नहीं की जा सकती है। तो ख्याति जब व्यापार को क्रय किया जाता है तो उसकी व्यापार की जितनी शुद्ध संपत्तियां होती हैं, उन शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक भुगतान किया जाता है वो अधिक को हम एक प्रकार से ख्याति कह सकते हैं। लेखांकन प्रणाली में क्रय की गई ख्याति को ज्ञात करने का ये बहुत ही मान्य व्यवहार है। इसलिए ख्याति को व्यवसाय की पुस्तकों में व्यवसाय को प्राप्त करने के बदले में दिए गए मूल्य के संदर्भ में ही स्थान दिया जाना चाहिए। लेखा मानक 10 के अनुसार व्यापार की शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक मूल्य व्यापार को क्रय करने के लिए दिया जाता है वह अधिक ख्याति का मूल्य होगा। इस लेखा मानक के अनुसार ख्याति को लेखा पुस्तकों में उसी अवस्था में प्रदर्शित करना चाहिए जब उसके लिए भुगतान किया गया हो। तो लेखा मानक 10 भी यही कहता है कि जब व्यापार को क्रय किया जाता है तो उसकी जो शुद्ध संपत्तियां हैं, उन शुद्ध संपत्तियों से जितना अधिक के भुगतान किया जाता है वो अधिक ही ख्याति कहलाता है। और ये माना जाता है कि जो अधिक भुगतान किया गया है वो उस संस्था की ख्याति का भुगतान किया गया है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और वो यह है कि लेखा मानक 26 के अनुसार क्रय की गई ख्याति को लेखा पुस्तकों में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। लेखा मानक 26 ये कहता है कि जो ख्याति क्रय की जाती है उसको एक प्रकार से संपत्ति का ही रूप दिया जाता है। लेखा मानक 14 के पैरा 19 के अनुसार क्रय की गई ख्याति को भविष्य में प्रत्याशित लाभ की एवज में माना गया है। ख्याति के संबंध में जो लेखा मानक 14 है उसका पैरा 19 ये कहता है कि जो ख्याति क्रय की गई है वो ख्याति भविष्य में प्रत्याशित लाभ की एवज में माना जाता है कि भविष्य में जो अधिक भुगतान किया गया है उसका प्रतिफल भविष्य में लाभों के रूप में मिलेगा। ये लेखा मानक 14 का पैरा 19 कहता है। अतः इसे संपत्ति ही माना जाता है। इसके भुगतान के कारण भविष्य में जितने वर्षों तक लाभ प्राप्त होने की आशा है उतने वर्षों में उचित आधार पर इसे अपलिखित किया जाना चाहिए। लेखा मानक के अनुसार इसे अधिकतम 5 वर्षों में अपलिखित किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। हमने माना कि जब व्यापार को क्रय किया जाता है तो शुद्ध संपत्तियों जो अधिक के भुगतान किया जाता है वो अधिक के ख्याति का मूल्य माना जाता है। और ये अधिक इसलिए भुगतान किया जाता है, अधिक भुगतान, कि भविष्य में संस्था को अधिक लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अब यहाँ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि ये इस ख्याति को अपलिखित करना होता है, क्योंकि ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति होती है और इसे जब संस्था में लाभ हो रहे हैं तो इसको अपलिखित करना भी आवश्यक होता है। और इसे कितने वर्षों में अपलिखित किया जाना चाहिए? तो सामान्यतः जितने वर्षों में तक लाभ प्राप्त होते रहेंगे भविष्य में उतने वर्षों में इसे अपलिखित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम 5 वर्षों में इसे अपलिखित कर दिया जाना चाहिए।
अब हम बात करेंगे क्रय की गई ख्याति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो क्रय जो ख्याति क्रय की जाती है उसकी मुख्य विशेषताओं में पहला है ख्याति अधिग्रहण पर ही उत्पन्न होती है। जब व्यापार क्रय कर लिया जाता है और उसका अधिग्रहण किया जाता है तो ही ख्याति उत्पन्न होगी। दूसरी विशेषता है ख्याति क्रय व्यवहार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब व्यापार को क्रय किया जाएगा तो ख्याति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरा, ख्याति के लिए दिया गया मूल्य भविष्य के लाभों के प्रति क्रेता की प्रत्याशा पर निर्भर करता है। जो व्यापार को खरीद रहा है वो ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि जो भुगतान कर रहा है उसके बदले में भविष्य में उसको अधिक लाभ मिलते रहेंगे। और चौथी विशेषता है वित्तीय विवरणों में स्थान दिया जाता है। ख्याति को संपत्ति माना जाता है, कृत्रिम संपत्ति है लेकिन संपत्ति की तरह ही वित्तीय विवरणों में इसका व्यवहार किया जाता है। अब हम ख्याति की क्रय की गई ख्याति के बाद में ख्याति के दूसरे प्रकार पर हम चर्चा करेंगे और वो है अनुवांशिक या बिना क्रय की गई ख्याति। अनुवांशिक का मतलब यह है कि जो व्यापार में पहले से ही चली आ रही है, जो उत्पन्न हुई है, बिना क्रय के ही जो ख्याति व्यापार में विद्यमान है उस पर। ये व्यवसाय में स्वत उत्पन्न ख्याति से संबंधित है तथा ये तब उत्पन्न होती है जब वर्षों बाद व्यवसाय स्वयं अपनी ख्याति प्राप्त कर लेता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, ये आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है, ये संस्था के अंदर ही उत्पन्न होती है। दूसरा है, इस प्रकार की ख्याति में लागत स्थापित नहीं की जा सकती है। और तीसरा है, ख्याति का मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता के विषयगत मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो ये अनुवांशिक या बिना क्रय की गई ख्याति की विशेषताएं हैं। और चौथा है, इसमें चौथी विशेषता है, ये क्रय प्रतिफल द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती, क्योंकि क्रय प्रतिफल द्वारा तो प्रदर्शित तब की जाती है जब व्यापार क्रय किया जाता है। तो इस ख्याति को, अनुवांशिक जो ख्याति होती है उसको क्रय प्रतिफल द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। और पांचवा है, इसे वित्तीय विवरणों में स्थान नहीं दिया जाता है। जो अनुवांशिक ख्याति होती है उसको वित्तीय विवरणों में स्थान नहीं दिया जाता, जबकि जो क्रय की गई ख्याति है उसको वित्तीय विवरणों में स्थान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले तत्व। जो प्रमुख तत्व हैं वो ख्याति के मूल्यांकन के समय उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऐसे तत्व जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा ख्याति के निर्माण या उत्पत्ति में सहयोग देते हैं। ख्याति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्न हैं, जिनमें पहला है श्रेष्ठ प्रबंध वर्ग। जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं ख्याति की, उसका प्रबंध वर्ग किस प्रकार का है। यदि बहुत श्रेष्ठ है तो स्वाभाविक है कि उस संस्था की ख्याति भी अधिक होगी। दूसरा है उत्तम विक्रय प्रबंधक या संगठन। संस्था में यदि बहुत अच्छा विक्रय प्रबंधक और संगठन बना हुआ है तो स्वाभाविक है कि ख्याति में वृद्धि होगी। अन्यथा उस संस्था की अगर विक्रय प्रबंधन ठीक नहीं है तो वहाँ ख्याति भी अच्छी नहीं होगी। तीसरा है प्रतिद्वंदी के प्रबंध में कमजोरी। उसी प्रकार का व्यापार करने वाली संस्थाओं जो कि उसकी प्रतिद्वंदी हैं, यदि उन संस्थाओं के प्रबंध में कमजोरी है तो भी हम ये मान सकते हैं कि उस संस्था में ख्याति है जिसका प्रबंध अच्छा है। चौथा है प्रभावी विज्ञापन। यदि वो संस्था विज्ञापन को महत्व देती है और प्रभावी तरीके से विज्ञापन करती है तो स्वाभाविक है उस संस्था की ख्याति भी अच्छी हम मान सकते हैं। पांचवा है गुप्त उत्पादन प्रक्रियाएं। यदि संस्था इस प्रकार का उत्पादन करती है जो केवल वो संस्था ही जानती है उसके बारे में, गुप्त तरीके से उत्पादन करती है, तो स्वाभाविक है उसके द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं का दूसरी संस्थाओं द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है तो उसके मूल्य भी अधिक होंगे, तो उस संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होगी। छठा है अच्छे श्रम संबंध। यदि संस्था में श्रमिक और प्रबंधक वर्ग या श्रमिक मालिकों में बहुत अच्छा संबंध है तो भी उस संस्था में हम ख्याति मान सकते हैं, क्योंकि उस संस्था के श्रमिक अपना कार्य मन लगाकर करेंगे जिससे लागतों में कमी आएगी, और लागतों में कमी आएगी तो अधिक विक्रय होगा और संस्था की ख्याति बढ़ेगी। सातवां है व्यवसाय की ईमानदारी के कारण उत्तम साख सुविधा। यदि व्यवसाय ईमानदार है तो उसकी साख बढ़ेगी और जिससे ख्याति भी बढ़ेगी। आठवां है
कर्मचारियों के लिए उच्चतम शिक्षण कार्यक्रम। यदि संस्था अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, अपने श्रमिकों को, अपने कर्मचारियों को कार्य के प्रति दक्ष बनाती है, उन्हें नए नए जो है प्रशिक्षण देती है, तो स्वाभाविक है कि उस संस्था की ख्याति अच्छी होगी। 9वां है सामाजिक कार्यों में भाग लेने एवं धर्मार्थ कार्यों के लिए दान देने के कारण समाज में उच्च प्रतिष्ठा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि वो संस्था समाज से जुड़े हुए सामाजिक हित के जो कार्य हैं उनमें भाग लेती है और धर्मार्थ कार्यों के लिए भी अपने जो लाभ में से कुछ दान करती है, तो फिर उस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रतिष्ठा को ये हम एक तरह से ख्याति कहते हैं। तो जिस संस्था की अधिक प्रतिष्ठा है समाज में, वो उसकी ख्याति भी अधिक होगी। 10वां है प्रतिद्वंदी के व्यवसाय में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां। अब यहाँ जो उसी प्रकार का व्यापार करने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दूसरे व्यापार संस्थाएं हैं, यदि उनमें प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उसका फायदा उस संस्था को मिलेगा। जिसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी ख्याति भी बढ़ेगी। तो इनका इस बिंदु को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। 11वां है अन्य व्यवसाय के अनुकूल सहयोग। यदि उस संस्था को दूसरे व्यवसायों से अच्छा सहयोग मिलता है तो भी उस संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी। और 12वां है महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थिति। यदि संस्था की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस संस्था की ख्याति भी बहुत अच्छी होगी। 13वां है बुद्धि और साधनों की खोज। यदि संस्था बुद्धि और नए नए साधनों की खोज करती है, नए नए आविष्कार करती है, तो भी संस्था की ख्याति बढ़ेगी और हम ये मान सकते हैं कि उस संस्था की ख्याति अधिक है। 14वां है अनुकूल कर परिस्थितियां। यदि संस्था के लिए कर की जो परिस्थितियां अनुकूल है, उसके हित में है, तो भी उस संस्था के लाभों में वृद्धि होगी, जिससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होगी। और 15वां है अनुकूल सरकारी नियम। यदि संस्था के हित में जो सरकारी नियम बने हुए हैं उस संस्था के हित में है, संस्था के लिए लाभदायक हैं, तो संस्था को स्वाभाविक है अधिक लाभ होंगे, संस्था की बाजार में अच्छी स्थिति होगी और जिससे संस्था की ख्याति उत्पन्न होगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन के समय ये जो कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ बिंदु हैं जो व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं और ख्याति के निर्माण में सहयोग देते हैं, तो जो ख्याति को प्रभावित करते हैं उनको ध्यान में रखा जाना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए हमने इसमें चर्चा की ख्याति के मूल्यांकन में ख्याति के प्रकार, जिसमें एक था क्रय की गई ख्याति, और क्रय की गई ख्याति को हमने विस्तार से देखा। क्रय की गई ख्याति की विशेषताओं की चर्चा की। ख्याति का दूसरा प्रकार था आनुवांशिक या बिना क्रय की गई ख्याति, और इसकी हमने चर्चा की। आनुवांशिक या बिना क्रय की गई ख्याति की विशेषताओं की चर्चा की, और फिर हमने जो देखे ख्याति के मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, उन पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए ये सब इतना। सभी का धन्यवाद।